गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर से ऑप्टिक्स की क्लास को लेकर के। लास्ट क्लास में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। आज हम स्नेल्स लॉ के आधार पर कुछ रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल उदाहरण लेने वाले हैं। रिफ्रैक्शन के चारों तरफ प्रकृति में आप उदाहरण देखोगे तो हजारों लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे। अगर आप एक कार चला रहे हैं तो कार में जो लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, सामने की विंड स्क्रीन को पार करके जब वो आ रही है तो भी वो जो है 2 बार रिफ्रैक्ट होकर के पहुंच रही है। 2 बार तो सिर्फ कार के कांच में रिफ्रैक्ट हो रही है, इसके अलावा भी वो कई जगह पर रिफ्रैक्ट हो सकती है। आपको तारे टूटी में आते हुए दिखाई देते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि वायुमंडल की अलग अलग परतों का अपवर्तनांक अलग होने के कारण जो है वो तारे प्रकाश की किरण से जो है आने के कारण आपको हिलती डुलती हुई दिखाई देते हैं। आपको आग के पीछे की चीजें हिलती डुलती हुई दिखाई देने का कारण यही होता है। इसी प्रकार हमारे पास कुछ और भी उदाहरण है। कुछ और उदाहरणों की बात अगर मैं करूं तो कुछ और उदाहरणों के अंदर फेमस उदाहरण हमारे पास में है। पानी के अंदर जो है अगर पेंसिल आप डालते हो तो आपको टूटी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपयोग जिसकी बात हम अभी यहाँ पे क्लास में आज करने वाले हैं वो ये है, अगर आप किसी पानी की टंकी में झांकते हो तो आपको उसका पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसका डायरेक्ट रिलेशन अपवर्तन से है कि किसी भी पानी भरे पात्र में या द्रव से भरे पात्र के अंदर पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये क्यों दिखाई देता है? ये तो अपवर्तन के कारण दिखाई दे जाता है, आपको बड़ा आराम से समझ में भी आ जाएगा। मगर वी आर स्टडिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हम तो इसमें इंटरेस्टेड है कि कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए पानी की टंकी में 10 फुट गहराई के अंदर पानी है और वो जो पानी 10 फुट अगर उसके अंदर भरा हुआ है तो हमें वो कितनी फीट पे दिखाई देगी। और मान लीजिए 10 फीट की टंकी थी, उसमें 5 ही फीट पानी था तो वो कितना दिखाई देगा। और 5 फीट पानी की बजाय उसके अंदर 4 फीट पानी और 1 फीट ऊपर तेल की एक लेयर और थी, तब वो कितना दिखाई देगा। तो इन सभी स्थितियों की बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो है आभासी गहराई। आभासी गहराई, एपरेंट डेप्थ। नाम से आपको पता चलना चाहिए जो द्रव से भरा पात्र है उसकी गहराई आपको एक्चुअल नहीं पता चलती। 10 फीट है, 10 फीट पता नहीं चलेगी, उससे कम ज्यादा पता चलेगी, एक्चुअली कम ही पता चलती है। तो ये जो हमारे पास में है ये कितनी दिखाई देगी उसके बारे में आज का अपना टॉपिक है। तो ये है आज का अपना टॉपिक, आभासी गहराई, एपरेंट डेप्थ, HA नाम से हम इसको लेंगे। हुआ क्या उसके ऊपर बात करते हैं। ये 2 माध्यमों की पृथककारी सतह, नीचे पानी है, ऊपर हवा है। हवा का अपवर्तनांक μ1, इसका अपवर्तनांक μ2, द्रव का। ठीक है। हुआ ये कि आपने एक सिक्का या पैंदे पर पड़ा कोई और बिंदु द्रव के, वो आपको दिखाई देगा। लाइट आई यहां से, क्योंकि ये विरल, ये सघन माध्यम है, पानी ऊपर हवा में आने वाला है, विरल माध्यम, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो जहां इसको जाना चाहिए था ये उस रास्ते पर ना जाकर के उससे दूर भाग सकता। ये था एंगल आई और ये है एंगल आर। एंगल आर का मान बढ़ गया। आपने अपनी आंख को यहां पर लगाया और आपने इसको देखा। आपने अपनी आंख से जब देखा तो आपको ये लगा कि ये जो लाइट आ रही है, आपको ये नहीं लगेगा लाइट यूं मुड़ करके आ रही है, आपको तो लगेगा लाइट तो सी स्ट्रेट लाइन चलती है। तो स्ट्रेट चलती है तो आपको ऐसा फील होगा कि लाइट इस रास्ते से आ रही है, एग्जैक्ट सीधे एंगल से। तो आपको ये जो पॉइंट है वो यहां की बजाय इसी की सीध में यहां दिखाई देगा। जो ओ था ऑब्जेक्ट, वो इमेज यहां दिखाई देगा। अगर मैं
शीर्षाभिमुख कोण का फॉर्मूला लगाऊं तो ये आर, तो ये वाला पूरा एंगल भी आर हो जाएगा। नाउ अगर मैं जेड करूं तो ये एंगल आई और ये बड़ा एंगल आर हो जाएगा। मैं इस त्रिभुज के अंदर बनाने के लिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो एक इसका नाम और रख लेता हूं। लेट सपोज ये बिंदु जो था इसका नाम था ए, इसका नाम था बी। तो मैं अगर इस फॉर्मूले के अंदर स्नेल्स लॉ लगाऊं, थोड़ा सा केयरफुल रहना स्नेल्स लॉ के साथ। स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, आप लिख सकते हो μ2 अपॉन μ1। स्नेल लॉ था ना 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 ना, ये गलत है। क्यों? मैंने तब भी बताया था कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। म्यू बाद वाला बट्टा म्यू पहले वाला। लाइट ऑब्जेक्ट्स आती है, पहले से लाइट आई वो आपको दिख रही है, तो पहले से जो लाइट आई, अब पहले में आपको पहले में कौन सा लट्टू लगा हुआ था, बल्ब लगा हुआ था, जहां से लाइट आ रही थी। एक्चुअली अगर लाइट नहीं थे वहां पे तो अंधेरा दिखेगा, डार्कनेस दिखेगी। आपको समुद्र के अंदर जाओगे तो समुद्र के पहले से लाइट नहीं आ रही तो वो नहीं दिखाई देगा। तो लाइट अगर पहले में होगी तभी दिखाई देगा, वो चाहे सनलाइट आ रही होगी, चाहे ट्यूबलाइट आ रही होगी, चाहे मोबाइल की टॉर्च से आपने जो लाइट फेंकी वो टकरा करके वापस आ रही होगी। ये जो लाइट टकरा करके वहां से वापस आई होगी जिस भी लाइट सोर्स की, वही आपकी आंख में घुसेगी, तभी आपको दिखाई देगा। तो ये लाइट आ रही है यहां से, तो म्यू बाद वाला बट्टा म्यू पहले वाला, बाद वाला बट्टा पहले वाला मींस μ1 अपॉन μ2। यहां पर लिखा जाएगा इट इज μ1 अपॉन μ2। अगली बात, ऑप्टिक्स में जब तक हम ये नहीं करते तब तक हमारी आत्मा को सुकून नहीं पड़ता। स्मॉल एंगल की बात नहीं करते। स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा लगभग थीटा और टेन थीटा भी लगभग थीटा, दोनों बराबर होते हैं। साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हो, टेन थीटा भी लिख सकते हो। साइन 0 भी 0 होता है, टेन 0 भी 0 होता है। और साइन 0.0001 भी देखोगे तो उसका मान 10.001 के बराबर ही होता है, दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। तो अगर स्मॉल एंगल हो तब ये फॉर्मूला आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, साइन की जगह पर 10 बना सकते हो। तो इट विल बिकम 10i अपॉन 10r, μ1 अपॉन μ2। चित्र में से 10i का मान देखना है, मुझे i 10 लंब बट्टा आधार। लंब सामने वाली आई के सामने वाली भुजा है AB और आधार है BO, तो 10i इज AB अपॉन BO। 10r बट्टा में 10r का मान भी लिखना है, तो इट इज ऑल्सो AB बट अपॉन में BO की जगह यहां हो जाएगा BI। तो इट इज AB अपॉन BI, सामने μ1 अपॉन μ2 चलेगा। AB से AB तो कट जाएगा, मगर बट्टा का बट्टा उल्टा होकर के जब ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो इट इज BI अपॉन BO इज μ1 अपॉन μ2। अब जरा ध्यान से फॉर्मूले पर चलते हैं, नोट कीजिएगा बात को। जहां ऑब्जेक्ट था ये थी HR रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, और आपको ये जहां दिखा आई पर, ये थी HA आभासी गहराई। मीन्स BI जो आपको दिख रहा है, B से I इट इज HA, और BO जो आपको दिख रहा है इट इज HR। एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, μ1 अपॉन μ2। आपको HA का फॉर्मूला निकालना है, हालांकि तो वो HR को सामने भेजने से बढ़ जाता है, मगर इस फॉर्मूले को जो हम जिस फॉर्म में याद रखते हैं वो थोड़ी अलग है। वो ये है HA अपॉन μ1 इज इक्वल टू HR अपॉन μ2। अब आपको ऐसा क्यों इस फॉर्मूले को हमने याद रखा? मैंने आपको एक उदाहरण जो बताया था वो ये बताया था कि देखो ये टंकी है और उस टंकी में 10 फीट पानी भरा हुआ है, तो आप यहाँ पे 10 फीट लगाओगे, पानी का फॉर्मूला लगाओगे, हवा के लिए 1 लगाओगे, फॉर्मूला हो गया, आंसर दैट कंप्लीट। बट मैंने एक उदाहरण ऐसा दिया कि मान लो टंकी 10 फीट गहरी है, उसमें 5 फीट पानी भरा हुआ है, 1 फीट ऑयल भरा हुआ, ऊपर 1 फीट ऑयल की लेयर है, तब क्या होगा?
तो वहां तो दो माध्यम होंगे, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? तो उस फॉर्मूले की जनरल फॉर्म जो हम याद रखते हैं, ज्यादा माध्यम होने पर जो हम याद रखते हैं वो ये HA अपॉन HA apparent depth म्यू ऑब्जर्वर। म्यू ऑब्जर्वर का मतलब है देखने वाला जो आदमी है, जिसकी आंख है, वो किस माध्यम में। देन सामने की तरफ HR खूब सारे होंगे वहां पर, पहला एक मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिग्मा HR अपॉन म्यू। नाउ ये फॉर्मूला कैसे लगता है जो मैंने आपको बताया, इसके लिए मैं एक उदाहरण लेने वाला हूं, बट उससे पहले आपको इसको नोट करना पड़ेगा इतने काम को, ताकि बोर्ड पर जगह बन सके। तो हम चाहेंगे कि आप पहले 2 लाइनें थ्योरी में लिखें किसी भी तरल से भरे पात्र में, किसी भी तरल से भरे पात्र में पेंदे की गहराई वास्तविकता से भिन्न प्रेक्षित होने पर प्रेक्षित हुई गहराई को आभासी गहराई कहा जाता है। इन एनी कंटेनर filled with liquid, depth of bottom is different than real depth. So the observed depth is called apparent depth. एक लाइन और लिखनी है आपको। माना किसी वस्तु की वास्तविक गहराई HR व आभासी गहराई HA है। लेट रियल डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज HR एंड apparent डेप्थ इज HA। ये आपके सामने डायग्राम है, बनाइए और लास्ट तक नोट कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और कर लीजिए। देन मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल लेता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। हमारे पास ये इस तरीके का एक माध्यम है, इसमें खूब सारे आगे ऊपर माध्यम लेने वाले। सबसे पहला माध्यम पानी है। पानी का जो म्यू का मान होता है वो होता है 4/3। मैंने मान लिया जो मेरा माध्यम है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके पेंदे के जस्ट पास में एक मछली तैर रही है, मछली फिश तैर रही है, तो फिश बैठी है। इसके ऊपर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर तक कांच पड़ा है, म्यू बराबर 3/2 का माध्यम पड़ा, एक्वेरियम होगा। उसके ऊपर मान लीजिए 30 सेंटीमीटर तक कोई अगला माध्यम पड़ा है जिसमें म्यू का मान 5/4 है। इसके भी 10 सेंटीमीटर ऊपर एक पक्षी जो है वो उड़ रहा है। बर्ड। हमें यह बताना है कि बर्ड ने फिश को देखा। बर्ड उड़ रहा है तो हवा में उड़ रहा होगा, तो वो म्यू इक्वल टू 1। बर्ड उड़ रहा है तो हवा में उड़ रहा होगा, तो उसका म्यू 1 है। तो हमें ये बताना है बर्ड को फिश कितनी दूरी पे दिखाई देगी और फिश को बर्ड कितनी दूरी पे दिखाई देगा। तो इट इज अवर क्वेश्चन। आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिख लेंगे।
क्वेश्चन लिखोगे कि निम्न चित्र में पक्षी को मछली कितनी दूरी पर प्रेक्षित होगी एवं मछली को पक्षी कितनी दूरी पर प्रेक्षित होगा। फाइंड apparent distances observed by bird to fish and observed by fish to bird। पहले हमने देखा बर्ड को फिश कितने पे दिखाई देती है, तो फॉर्मूला याद रखना। मैं फॉर्मूला वापस याद करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं। मैंने कहा था h apparent अपॉन म्यू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू सिग्मा h अपॉन म्यू। शुरू करते हैं अपना काम। एच ए का मान तो मुझे निकालना है। ये एच ए कौन सी है? बर्ड टू फिश वाली। बर्ड ने देखी, फिश को देखा, तो बर्ड टू फिश। बर्ड कौन से माध्यम में बैठा है? वन में, तो अपॉन में आ गया वन। सामने शुरू करो। बर्ड के जस्ट चलते ही कौन सा माध्यम है? 10 सेंटीमीटर वन वाला, तो h अपॉन म्यू मीन्स 10 अपॉन 1 प्लस 30 सेंटीमीटर तक कौन सा माध्यम है? 5/4 बड़ा, तो 30 अपॉन 5/4 प्लस 15 तक कौन सा मीडियम है? 3/2 बड़ा, तो 15 अपॉन 3/2 प्लस 20 डिस्टेंस तक कौन सा है? 4/3 बड़ा, तो प्लस 20 अपॉन 4/3। मैंने गुणा भाग करने का फैसला किया, तो ये था 10। 4 ऊपर चला जाएगा, 5 से 30 कटेगा तो 6, 24। 2 ऊपर चला जाएगा 30, 10 से कटेगा तो 3 से कटेगा तो 10। 3 ऊपर चला जाएगा और 4 से ये 20 कटेगा, तो पहले 5 और 3 गुणा करके 15। अब आप इसको जोड़ लोगे तो 5 और 4 9, 2 3 4 और 5। h apparent बर्ड टू फिश का मान है 59 सेंटीमीटर। चेक कैलकुलेशन, आप चेक कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हो सकता है मेरी जोड़ बाकी में गलती रह गई हो, तो आप फिर भी अपनी तरफ से करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब h apparent फिश टू बर्ड, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। फिश टू बर्ड, जब आपने फिश टू बर्ड देखा तो फिश ने देखा बर्ड को। देखने वाला कौन है? फिश। ऑब्जर्वर बर्ड नहीं, इस बार फिश है। तो फिश होने का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। इसके अपॉन में 4/3 आएगा। फॉर्मूला क्या है? h apparent अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। वो किस मीडियम में बैठा है? तो इस मीडियम में बैठा है, तो ये। देन इसके बाद फिश के बाद कौन सा है? 20 सेंटीमीटर तक 4/3 वाला मीडियम है, तो 20 अपॉन 4/3 प्लस 15 सेंटीमीटर 3/2 वाला ही है, तो 15/3/2। देन 35/4 वाला है, तो 30 अपॉन 5/4। देन 10 अपॉन 1 वाला है, तो 10 अपॉन 1। अब देखो ये चारों टर्म्स यही वाली है जो बर्ड टू फिश के लिए आई थी, वही फिश टू बर्ड के लिए आई, मगर ऑपोजिट सीक्वेंस में। जोड़ में आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आने वाली है। तो मैं बोलूंगा h apparent फिश टू बर्ड जो आने वाला है वो आने वाला है 4/3 इंटू 59। गुणा भाग करके जो आपका आंसर आए वो आपका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिए। तरीका समझिए, ये जो आपके पास में आने वाली है 4/3, मतलब एक से बड़ी संख्या, तो ये मोर देन 59 आने वाली है। मतलब बर्ड को वास्तविकता में डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? 10 और 30, 40 और 15, 55 और 20, 65। इसको 65 की डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही थी? 59 पास में दिख रही थी। इसको कितनी दिखाई देगी? एक बार के लिए अगर मैं इसको 60 मान लूं तो इसको दिखाई देगी 80। इसको कितनी दिखाई देगी? 80। तो उसको तो कम दिख रही थी और इसको ज्यादा दिखेगी। तो ये बड़ा फर्क है। मीडियम में जब आप बैठे होंगे तो आपको वो अलग डिस्टेंस में दिखाई देगी। इसको सरल शब्दों में समझना हो तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि आप ऊपर से देखोगे तो टंकी का पैंदा आपको नीचे दिखाई देगा,
जो है नीचे से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। मगर यही अगर आप मान लीजिए स्विमिंग पूल में बैठे हो या टंकी के अंदर सफाई करने के लिए डुबकी मारी आपने, बस तब आप ऊपर टंकी का ढक्कन देखोगे तो आपको ज्यादा डिस्टेंस में दिखाई देगा, वो नजदीक नहीं दिखाई देगा, ज्यादा डिस्टेंस में दिखाई देगा। आप उस पानी वाले मीडियम में आ गए तो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये आपको इसके अंदर जो है मोरल ऑफ द स्टोरी सीखने का तरीका था। एक सरल सा उदाहरण मैंने लिया, आप इसको जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आजकल आपके लिए क्लास की। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।